हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। मैकेनिज्म ऑफ लेबर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हमने देखा था कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी की डिलीवरी होती है और उस समय कुछ मोमेंट्स होते हैं बेबी के। तो उन मोमेंट्स की बात हमने पहले नहीं की थी। पहले जब मैंने लेक्चर्स दिए थे नॉर्मल लेबर के, तो उसमें मैंने दो पार्ट बनाए थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो दोनों पार्ट में हमने जो है कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे अबाउट नॉर्मल लेबर। तो उसमें एक पॉइंट हमने लास्ट में ड्यू रखा था कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर को हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसी के लिए मैंने आज पार्ट थर्ड बनाया है नॉर्मल लेबर का, जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हेड का रोटेशन जो है वो किस तरीके से रहता है, और बेबी जो है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है यूट्रस के अंदर जो बेबी का, उस एनवायरनमेंट से जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो वो अपनी कौन सी हेड की कौन सी पोजीशंस को चेंज करता हुआ आता है और कैसे वो ट्रैवल करता है, उस ट्रैवलिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, कितने इसके जो वाइटल्स हैं वो किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, वो सारा सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में मोस्टली देखा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो उसमें हम मेनली 9 कार्डिनल मूवमेंट्स पढ़ते हैं। तो 9 कार्डिनल मूवमेंट्स क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सीरीज ऑफ मूवमेंट्स अडॉप्टेड बाय फीटल हेड ड्यूरिंग इट्स जर्नी टू द बर्थ कैनाल। ये एक ऐसी सीरीज ऑफ मूवमेंट है जो कि फीटल हेड के द्वारा कंप्लीट होती है। फीटस का जो हेड है उसमें कुछ मूवमेंट्स रहते हैं, और ये कब रहते हैं? जब वो ट्रैवल करता है बर्थ कैनाल से। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान बेबी के हेड का एक कुछ सीरीज लाइक, यानी कि एक सिस्टमेटिक मूवमेंट्स रहते हैं उसके ट्रैवलिंग के दौरान। और ट्रैवलिंग कहाँ से कर रहा है? वो अपनी बर्थ, जो मदर की जो बर्थ कैनाल है वहाँ से ट्रैवल करेगा। तो इसमें जब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर को डिस्कस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हमें यहाँ पे जो है ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखने को मिलती है। तो प्रैक्टिकल्स के दौरान भी बहुत बार वाइवा में और डेमोन्स्ट्रेशन में एग्जामिनर आपसे मैकेनिज्म ऑफ लेबर की स्टेजेस पूछते हैं कि इसमें किस तरीके से जो है बेबी जो है वो ट्रैवल करता है, आप इसको डिस्कस कीजिए। तो वहाँ पे मोस्टली जो है मैकेनिज्म ऑफ लेबर आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें मेनली आपको जो है 9 कार्डिनल मूवमेंट्स को बताना होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम बात करेंगे 9 कार्डिनल मूवमेंट्स की। तो देखते हैं ये 9 कार्डिनल मूवमेंट्स क्या हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में 9 कार्डिनल मूवमेंट्स में देखिए यहाँ पे इस इमेज में यहाँ पे 7 कार्डिनल मूवमेंट्स ही शो कर रखे हैं। फर्स्ट जो है वो होता है एंगेजमेंट, दूसरा है डिसेंट, तीसरा फ्लैक्शन, फोर्थ है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के बाद में है यहाँ पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद में है एक्सटर्नल रोटेशन, जिसको रेस्टिट्यूशन भी कहते हैं, और लास्ट में आता है एक्सपल्शन ऑफ इन्फेंट। लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप में डिस्क्राइब करने वाला हूँ यहाँ पे, और आपको 9 कार्डिनल मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं ये 9 कार्डिनल मूवमेंट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे जो 9 कार्डिनल जो मूवमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, एनलिस्ट किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर में हम सबसे पहले जो कार्डिनल मूवमेंट डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंगेजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एंगेजमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एंगेजमेंट की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे डिसेंड ऑफ द हेड, उसके बाद में फ्लैक्शन ऑफ द हेड। हेड यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो बेबी के हेड की बात हो रही है। यहाँ पे जो भी बात होगी वो बेबी के हेड की ही बात होगी।
क्योंकि वो ट्रैवलिंग कर रहा है तो बेबी के हेड के दौरान बेबी के हेड की वजह से ही यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स आ रहे हैं, और बेबी का हेड वहाँ पे रोटेशन में रहेगा। तो किस तरीके से रोटेशन में रहेगा, कितनी डिग्री पे रोटेट करेगा मैटरनल पेल्विस के रिलेशनशिप में, और उसके साथ साथ जो है वो किस तरीके से सिस्टमेटिकली ट्रैवल करेगा बर्थ कैनाल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एंगेजमेंट की, उसके बाद डिसेंट की, उसके बाद फ्लैक्शन, फ्लैक्शन के बाद में आता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, उसके बाद में हम बात करेंगे क्राउनिंग की, और 6 पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ द हेड, 7 पे हम बात करेंगे रेस्टिट्यूशन, और 8 पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड या इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड या इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। इसमें ये दोनों प्रोसेस साथ चलेगी। 9th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे लैटरल फ्लैक्शन ऑफ द बॉडी एंड शोल्डर थ्रू बर्थ कैनाल, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपल्शन। लैटरल फ्लैक्शन ऑफ द बॉडी, इसमें बॉडी का जो बॉडी जब डिलीवर होगी तो वो लैटरल फ्लैक्शन मैकेनिज्म के द्वारा डिलीवर होगी, जिसके साथ साथ शोल्डर भी डिलीवर होंगे। तो ये एक्सपल्शन मैकेनिज्म है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो टोटली 9 कार्डिनल मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इनकी इमेजेस के द्वारा भी हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ द हेड की। एंगेजमेंट ऑफ द हेड क्या है, इसकी बात करते हैं। एंगेजमेंट ऑफ द हेड, एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पे बोनी लैंडमार्क के लेवल पे अगर फीटस का हेड आता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंगेजमेंट। अब वो बोनी लैंडमार्क क्या है? वो बोनी लैंडमार्क यहाँ पे है इस्चियल स्पाइन। वो बोनी लैंडमार्क क्या है यहाँ पे? इस्चियल स्पाइन। तो पेल्विस में एक बोनी लैंडमार्क होता है, जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। ये इस इमेज में आपको देखना है। इस इमेज में यहाँ पे ये पेल्विस की स्ट्रक्चर है। इस पेल्विस में जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर का हैंड है और जो सेकंड फिंगर जो है यहाँ पे अटैच हो रही है पेल्विस के जो लेटरल साइड में मार्जिन्स पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो पाएगा। तो ये देखिए आप इस तरीके से दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में क्या है, एक बोनी लैंडमार्क यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं इस्चियल स्पाइन। ये इस्चियल स्पाइन पेल्विस में स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और बोनी लैंडमार्क है ये। तो यहाँ पर अगर बेबी का, फीटस का हेड इस लेवल पे, इस्चियल स्पाइन के लेवल पे आ जाता है टर्म डिलीवरी के अंदर, टर्म प्रेगनेंसी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे स्टेशन की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेशन प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं जीरो स्टेशन। इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक बार बात की थी स्टेशन की। तो आप जैसे प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे तो उसमें आपको स्टेशन के बारे में भी मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो एंगेजमेंट ऑफ द हेड क्या है? अगर फीटस का हेड इस्चियल स्पाइन के लेवल पे आ जाता है, और इस्चियल स्पाइन के लेवल पे आने का मतलब यानी कि स्टेशन जीरो पे आ जाता है, तो स्टेशन जीरो पे आने को ही हम इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? एंगेजमेंट कहते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एंगेजमेंट कहते हैं। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो क्या है सेकंड पॉइंट? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेबी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम हेड अप। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का जो हेड है मोस्टली अपर होता है, यानी कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, विद देयर फीट नियर द बॉटम ऑफ द वॉम। जबकि वहाँ पे अगर उसका जो बटक्स है, उसके जो फीट हैं, वो मोस्टली देखे जाए तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर होते हैं। वॉम्ब यानी कि यूट्रस की बात हो रही है, तो मोस्टली फीट जो है वो कहाँ पे होते हैं? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, और हेड जो होता है वो अप होता है, यानी कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है। इन द लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, in the last 4 weeks of the pregnancy babies tend to rotate। जो लास्ट के कुछ जो सप्ताह हैं, और उनमें भी कितने 4 वीक्स मैंने बोला है, 4 वीक्स अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो गया। तो लास्ट के मंथ में यहाँ पे
बेबी जो है वो क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है, अपनी पोजीशन को, अपनी लाई को चेंज कर लेता है और अपनी लाई को चेंज करके अपने लास्ट की मंथ में क्या हो जाता है, अपनी लाई को चेंज कर लेता है और रोटेट हो जाता है। और रोटेट होगा तो मोस्टली टर्न अंटिल दे अपसाइड डाउन विद देयर हेड नियर योर पेल्विस। और रोटेट होकर के कैसा आ जाएगा वो, अब कौन सी स्थिति में आ जाएगा, अपसाइड डाउन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पेल्विस में उसका हेड आ जाएगा। तो बेबी का जो हेड है वो कहाँ पे आ जाएगा, पेल्विस में। और पेल्विस का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लोअर यूट्राइन सेगमेंट की। और उसके जो फीट और जो बटक्स थे वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में चले जाएंगे। तो बेबी की जो स्थिति है वो अब कैसी हो जाएगी, एंगेजमेंट के टाइम पे हेड जो है वो पेल्विस के अंदर रहेगा और जो उसके बटक्स वगैरह हैं वो कहाँ रहेंगे, अपर यूट्राइन सेगमेंट में। यहाँ पे अगर यूट्रस की बात करें तो बटक्स और फीट जो है वो कहाँ चले जाएंगे, अपर यूट्राइन सेगमेंट में। और बेबी का जो हेड है वो कहाँ जाएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। यानी कि पेल्विस में अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हेड देखने को मिलेगा बेबी का। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हेड एंगेजमेंट। यहाँ से जो है हेड के एंगेजमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। और जब देखिए स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे एंगेजमेंट मोस्टली देखा जाता है कि मोस्टली माइनस स्टेशन पे ही हेड का एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेशन से ही हमें यहाँ पे देखना है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, तो देखिए माइनस स्टेशन से अगर बेबी जीरो स्टेशन पे आता है, जीरो से प्लस में जाता है, तो एंगेजमेंट जो है वो माइनस स्टेशन से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो माइनस स्टेशन से स्टार्ट होगी तो कहाँ से स्टार्ट होगी, -5, -4। यहाँ पे -5 नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ -5, -4, -3, -2, -1। और ऐसे डिसेंड होता हुआ धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा, अगर जीरो स्टेशन के लेवल पे आ जाएगा, जीरो यानी कि स्चिल स्पाइन के लेवल पे आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जो बेबी का हेड है वो क्या हो चुका है, फुल्ली एंगेज्ड हो चुका है, फुल्ली एंगेजमेंट प्रोसेस में आ चुका है। तो यहाँ पे हम पीवी एग्जामिनेशन के द्वारा हम चेक भी कर सकते हैं। तो पीवी एग्जामिनेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो अपने फिंगर्स की सहायता से यहाँ पे एंगेजमेंट प्रोसेस को चेक करते हैं, बेबी की हेड का एंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो इस चिल स्पाइन के लेवल पे वन फिंगर को लगाया और दूसरी फिंगर से हेड को चेक कर रहे हैं। तो अगर दोनों एक ही लेवल पे आते हैं इसका मतलब जीरो स्टेशन है, और जीरो स्टेशन है यानी कि इस चिल स्पाइन के लेवल पे बेबी का हेड आ चुका है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंगेजमेंट ऑफ द हेड, एंगेजमेंट ऑफ द हेड। इस इमेज में आप देखें, सेकंड जो इमेज यहाँ पे मैंने मेंशन की है साइड व्यू में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो बेबी जैसे जैसे हेड का यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे बेबी का हेड डिसेंड हो रहा है तो वहाँ पे इस्चियल स्पाइन, यहाँ पे इस्चियल स्पाइन दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर के साइड में यहाँ पे बोनी लैंडमार्क होता है। जब आप देखेंगे इसकी पेल्विस की स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे इस्चियल स्पाइन के लेवल पे क्या आ जाता है, हेड आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि स्टेशन जीरो पे आ गया, स्टेशन जीरो पे आ गया, इसका मतलब क्या हो चुकी है, एंगेजमेंट ऑफ द हेड हो चुका है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये डिस्कस हुआ कि एंगेजमेंट ऑफ हेड क्या होता है, इस्चियल स्पाइन के लेवल पे फीटल हेड का आ जाना यानी कि स्टेशन जीरो पे आ जाना, वही क्या कहलाता है, एंगेजमेंट ऑफ द हेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिसेंट ऑफ द हेड। डिसेंट ऑफ द हेड प्रोसेस क्या है, इसकी हम बात करते हैं। ये कार्डिनल मूवमेंट क्या है, तो देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फीटस, फीटस का डाउनवर्ड मूवमेंट होना। अब फीटस का जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वो अपने वॉर्म से डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो बेबी की जो स्थिति है, बेबी की जो लाई है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में है। ठीक है, तो बेबी क्या होगा, धीरे धीरे डिसेंड होगा नीचे की तरफ, क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से।
और बियरिंग डाउन फोर्सेस, जो मदर के द्वारा जो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, मदर के द्वारा जो वॉलेंट्री फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, जो मदर खुद लगा रही है उन फोर्सेस को, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं वॉलेंट्री फोर्सेस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दो कंडीशन यहाँ पे देखनी है हमें, एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो कि ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होंगे, और एक बियरिंग डाउन एफर्ट जो मदर खुद लगा रही है। तो इन दो कंडीशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा फीटस का। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, फीटस का डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा। तो डिसेंट का मतलब ही क्या है, डिसेंट का मतलब है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फीटस, फीटस का क्या होना, डाउनवर्ड मूव करना, ये क्या कहलाता है, डिसेंट। अब यहाँ पे हेड जो है, हेड क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिसेंट ऑफ द हेड। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि फर्गसन रिफ्लेक्स क्या होता है और ये कौन सी स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर में आपको देखने को मिलता है। तो ये डिसेंट ऑफ द हेड जब होता है तो उस समय आपको देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में क्या है, फर्गसन रिफ्लेक्स क्या होता है, जब ऑक्सीटोसिन का लेवल डिसेंट ऑफ द हेड के टाइम पे अगर बढ़ता है, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिलीज, ऑक्सीटोसिन रिलीज जो है वो क्या होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, रिलीज ज्यादा होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कारण है कि ऑक्सीटोसिन बढ़ गया, तो ऑक्सीटोसिन बढ़ने को ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फर्गसन रिफ्लेक्स कह रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन बढ़ा, तो क्यों बढ़ा, उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि प्रेशर ऑफ फीटस प्रेजेंटिंग पार्ट ऑन सर्विक्स, जो प्रेशर पड़ रहा है किसका, जो फीटस के जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड जैसे कि हेड है, तो हेड क्या है, यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो हेड का प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, अगर सर्विक्स पे पड़ता है तो यहाँ पे कुछ नर्व स्टिमुलेशन होते हैं जो कि ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाएंगे। उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी क्या करते हैं, यहाँ पे पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा और उसके थ्रू जो है वो क्या हो सकता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज बढ़ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसके अलावा अगर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया गया है, यानी कि एमनियोटॉमी प्रोसीजर यूज किया गया है, जहां पे आर्टिफिशियली बैक ऑफ मेम्ब्रेन को क्या किया गया है, रप्चर किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो एमनियोटॉमी के दौरान, परवेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान, और फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है जब सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डालेगा उसके दौरान। तो इन तीनों कारण की वजह से, तीनों कोजेस की वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। और ऐसी कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, फर्गसन रिफ्लेक्स, जो कि कब देखने को मिलेगा आपको, डिसेंट ऑफ द हेड की हेड कार्डिनल मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फीटस। इसकी इमेज देखते हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे इमेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार कंडीशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है, इस इमेज में दिखा रखी है। तो देखिए आप कि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेल्विस है, पेल्विस में जो सबसे ऊपर की जो लाइनिंग होती है, यानी कि यहाँ पे जो पेल्विक ब्रिम होता है, इस पेल्विक ब्रिम के लेवल पे हम क्या करते हैं, बेबी की जो स्थिति है वो हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे आप सी इमेज में देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जामिनर है जो कि क्या कर रहा है, पाल्पेट करके चेक कर रहा है। तो बेली के ऊपर मोस्टली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में यहाँ पे चेक कर रहा है, नियर द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो फिंगर्स की सहायता से चेक कर रहे हैं, ये क्या चेक कर रहे हैं, हेड की डिसेंट प्रोसेस को चेक कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन में हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पे क्या आ रहा है, तो हेड इज मोबाइल अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के अबोव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इस इमेज में देख सकते हैं आप, और यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस है और हेड जो है वो कहाँ पे है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर है। सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर है तो इजीली जो है वो आपको फिंगर्स के थ्रू जो है वो पाल्पेट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हेड जो है वो कौन सी कंडीशन में है, 5/5 की कंडीशन में है। 5/5 क्या है, यहाँ पे ये स्टेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे स्टेशन कितने होते हैं, टोटली स्टेशन जो है वो माइनस में भी 5 होते हैं और प्लस में भी 5 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 5/5 लिखा है।
ठीक है। तो हेड जो है वो कहाँ पे है, अबव सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो देखिए यहाँ पे आपको आसानी से यहाँ पे हेड दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाली इमेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हेड को अगर पाल्पेट करके चेक करेंगे हम यहाँ पे, तो आसानी से हमें हेड जो है पाल्पेट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या है, जैसे जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट जाएगा, जैसे जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट होगी फीटस के हेड की, तो वैसे वैसे हमारी जो फिंगर्स के थ्रू हम जब पाल्पेट करके जब पाल्पेट करके चेक करेंगे फिंगर्स के थ्रू, तो हमारी फिंगर्स जो है जब हम पाल्पेट करेंगे तो यहाँ पे मोस्टली हमारी 5 फिंगर्स होती है। तो 5 फिंगर्स जो है हमें फुल विड्थ जब रहती है, यानी कि बेबी का हेड जब पूरा पेल्विक ब्रिम के ऊपर तक रहता है, कहने का मतलब यह है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के जब तक ऊपर रहता है तब तक हमें पूरी 5 फिंगर्स तक जो है वो फीटस का हेड पाल्पेट रहता है। लेकिन जब सेकंड कंडीशन और थर्ड और फोर्थ कंडीशन में हम जैसे जैसे उसको चेक करते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारी फिंगर्स की काउंटिंग भी कम होती जाएगी। तो फिंगर्स की काउंटिंग देखिए यहाँ पे सेकंड में हमने चेक किया, तो सेकंड में हमारा जो थंब है वो थोड़ा सा सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पे आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फीटस जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड कंडीशन में और ज़्यादा डिसेंट चला गया है, तो हेड जो है वो हम कहेंगे कि अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस तो है, लेकिन किस लेवल पे आ चुका है, टी 2/5 के लेवल पे आ चुका है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हेड जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है। और लास्ट में जब जाकर के हम उसको चेक करेंगे तो मोस्टली जो हमारी फिंगर्स की काउंटिंग कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 फिंगर्स काउंटिंग ही रहेगी, तो बेबी का हाफ हेड ही हमें फील हो पाएगा। तो मोस्टली 2 फिंगर्स तक ही हम उसको असेस कर पाएंगे, 2 फिंगर्स तक ही हम पाल्पेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि अब बी वाली इमेज में देखिए, तो बी वाली इमेज में पेल्विक ब्रिम से यहाँ पे इमेज जो है वह यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे दिख रही है आपको, ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है, ये है किसकी है, पेल्विक ब्रिम की है। ये पेल्विक ब्रिम है, और पेल्विक ब्रिम से जस्ट नीचे की साइड में होती है पेल्विक कैविटी। तो यहाँ पे जब बेबी क्या होगा, डिसेंड होगा, तो कहाँ से आएगा सर, एब्डोमेन रीजन से। कहाँ पे आएगा, पहले पेल्विक ब्रिम में, पेल्विक ब्रिम के बाद में कहाँ पे जाएगा, पेल्विक कैविटी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब 5/5 कंडीशन में जब था बेबी का हेड, तब यहाँ पे 0 स्टेशन के लेवल पे था, यानी कि पेल्विक ब्रिम के लेवल पे था। पेल्विक ब्रिम में हम यहाँ पे ऑक्सीपुट और सिंसिपुट दोनों को हम चेक करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनर दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं, ऑक्सीपुट और सिंसिपुट यहाँ पे फ्रंटल बोन को बोलते हैं, सिंसिपुट यहाँ पे किसको बोलते हैं, फ्रंटल बोन को, और ऑक्सीपुट जो है यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन को बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों बोन्स को यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसे जैसे बेबी का हेड जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो जैसे जैसे बेबी का हेड डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेल्विक ब्रिम से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेबी हर इमेज के अंदर धीरे धीरे नीचे जा रहा है एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो जाते जाते कहाँ पे चला गया है, पेल्विक कैविटी में आ गया है। तो आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो पोजीशंस हैं वो इसकी चेंज होती जाएंगी, पहले 5/5 पे रहेगी, फिर 4/5, फिर 3/5, 2/5, 1/5, और लास्ट वन में कहाँ पे आ जाएगी, 0/5 पे आ जाएगी। 0/5 का मतलब ये है कि जब वो प्रॉपर एंगेजमेंट जब हो जाएगी, तो प्रॉपर एंगेजमेंट होने पर, यानी कि स्टेशन 0 के लेवल पर हमें ये हेड जो है वो इजीली पाल्पेट नहीं होगा। कहाँ से पाल्पेट नहीं होगा, वो बेली के साइड से जब हम चेक करेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन के अबव जब हम फिंगर्स के द्वारा हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हेड जो है वो पाल्पेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी का जो हेड है वो पेल्विक ब्रिम से धीरे धीरे क्या जा रहा है, पेल्विक कैविटी में नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इसकी जो एक्सिस बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, अप से डाउन बन रही है। यहाँ पे ये एक्सिस जो है यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे बेबी का जो हेड है वो क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फीटल हेड। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब फीटस का जो हेड है वो 0 स्टेशन पे आ जाएगा, तो वहाँ पे जो है हमें हेड जो है वो इजीली पाल्पेट नहीं होगा बेली की साइड से। जो मदर की बेली है वहाँ पे हमें इजीली पाल्पेट नहीं होगा। तो उस समय हम पीवी एग्जामिनेशन करके और हम चेक कर लेंगे फिंगर्स की सहायता से। तो वहाँ पे एक फिंगर को स्चिल स्पाइन के लेवल पे लगाएंगे और एक फिंगर को हम बेबी की हेड के लेवल पे लगाएंगे, और इजीली चेक कर लेंगे कि बेबी जो है वो 0 स्टेशन पे आ चुका है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फीटस, फीटस का जो हेड है वो किस तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है और डिसेंड ऑफ द हेड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो कार्डिनल मूवमेंट है वो है फ्लेक्शन ऑफ द हेड। यहाँ पे थर्ड जो कार्डिनल मूवमेंट है वो है फ्लेक्शन ऑफ द हेड। इसमें हेड जो है वो बेबी का कैसा रहेगा, हेड जो है वो टूवर्ड्स चेस्ट, यानी कि फुल फ्लेक्शन मैनर में रहेगा। कैसा रहेगा, हेड टूवर्ड्स चेस्ट, चेस्ट की तरफ झुका हुआ रहेगा। दूसरी हम बात करें, फ्लेक्शन इज हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैकेनिज्म ऑफ लेबर। फ्लेक्शन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसमें, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्लेक्शन ऑफ हेड की। तीसरी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो क्या है, हेड फ्लेक्स टुवर्ड्स चेस्ट बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस आफ्टर बाई पेल्विक फ्लोर और सर्विक्स और पेरिनियम और पेल्विक डायाफ्राम। ठीक है, तो ये हमने बात भी की थी कि जैसे पेल्विक डायाफ्राम से जब रेसिस्टेंस लगता है, अपर फोर्स लगता है, और उसके साथ ही अगर हम चेक करें तो हेड का जो फ्लेक्शन है टुवर्ड्स जाना, किसकी तरफ, चेस्ट की तरफ जाना, ये रेसिस्टेंट पावर होती है जो पेल्विक डायाफ्राम की वजह से होती है, जो आपको देखने को मिल सकती है मोस्टली केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये हेड का फ्लेक्शन होना किसकी तरफ, टुवर्ड्स चेस्ट, ये किसकी वजह से है, ये क्यों हुआ, ये रेसिस्टेंट आफ्टर बाय पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर में तीन मसल्स आती हैं मेनली, हमने डिस्कस भी की थी, लेवेटर एनाई मसल्स की बात की थी हमने। तो लेवेटर एनाई मसल्स में कुछ स्ट्रेचिंग्स होती हैं, उन स्ट्रेचिंग की वजह से जो है बेबी का हेड जो है वो कैसा रहता है, बेबी का हेड जो है अपने फुल फ्लैक्शन मैनर के अंदर रहता है, तो फुल्ली फ्लैक्स्ड रहेगा वो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पेल्विक डायाफ्राम की जो मसल्स हैं, लेवेटर एनाई मसल्स जो हैं, वो क्या रहेंगी, प्रॉपर स्ट्रेचिंग में रहेगी, प्रॉपर स्ट्रेच देती रहेंगी मदर के लोअर जो पेल्विक एरिया है उसको। तो उसकी वजह से बेबी का जो हेड है वो अपर साइड में कैसा रहेगा, फुल्ली फ्लैक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो वो उसको एक्सटेंशन मैनर में नहीं आने देगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट की हमने बात कर ली। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पे हम यहाँ पे जब आइडियल डायमीटर की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट जो आइडियल डायमीटर है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, तो इसकी हमने पहले भी बात की थी कि आइडियल जो डायमीटर है वेजाइनल डिलीवरी के लिए वो कौन सा होता है, वो होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर। वो कौन सा होता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन से नीचे की साइड में सब ऑक्सीपुट एरिया, और उस सब ऑक्सीपुट एरिया से लेकर के एंटीरियर फोंटानेल तक का जो डायमीटर होता है, ब्रैग्मा तक का जो डायमीटर होता है, वो कौन सा होता है, 9.5 सेंटीमीटर। जो कि हमें कब देखने को मिलेगा, मोस्टली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो मोस्टली ये कब देखने को मिलता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, और ये फेवरेबल है, आइडियल डायमीटर है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। तो जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वो चेक करते हैं इस डायमीटर को। तो ये अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में अगर बेबी है तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सा डायमीटर देखने को मिलेगा, 9.5 सेंटीमीटर डायमीटर जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो बात है वो मैंने जब हमने फीटस इन यूट्रो डिस्कस किया था, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, उसमें आप जाकर के आप देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर भी मैंने मेंशन किया है, बीच में कहीं ना कहीं सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक की मैंने बात की है। ठीक है, तो ये था फ्लैक्शन ऑफ हेड, जिसमें कि हेड जो है बेबी का वो कैसा रहेगा, चेस्ट की तरफ रहेगा। तो कैसा रहेगा फ्लैक्शन ऑफ हेड, तो ये फीटस इन यूट्रो में भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इमेज है, ए वाली जो इमेज है, ये कैसी इमेज है, ये फुल्ली फ्लैक्स्ड या कंप्लीट फ्लैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बेबी का जो हेड है वो कहाँ पे जा रहा है, वो टुवर्ड्स द चेस्ट, चेस्ट की तरफ जा रहा है और फुल्ली फ्लैक्स्ड मैनर में है। और यहाँ पे जो डायमीटर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए, ये कौन सा एरिया होता है, ये होता है ऑक्सीपुट एरिया। ये कौन सा एरिया होता है, ये होता है ऑक्सीपुट एरिया। ये हो गया ऑक्सीपुट एरिया। ठीक है, और यहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर फोंटानेल। ये एंटीरियर फोंटानेल हो गया। यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर फोंटानेल। ये होगा ऑक्सीपुट। ये कौन सा एरिया है, ये है सब ऑक्सीपुट एरिया। ये है सब ऑक्सीपुट एरिया।
तो सब ऑक्सीपुट से लेकर के यानी कि ऑक्सीपुट के नीचे से लेकर के कहाँ तक का डायामीटर, ये एंटीरियर फोंटानेल यानी कि ब्रैगमा तक का जो डायामीटर है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैगमा। एंटीरियर फोंटानेल को क्या बोलते हैं, ब्रैगमा। तो यहाँ तक का जो डायामीटर है वो क्या कहलाता है, 9.5 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं एसओबी डायामीटर, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायामीटर। ठीक है, इसको बोलेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायामीटर। यहाँ पे जो ये कब देखने को मिलेगा, ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा, जिसमें बेबी जो है वो कैसा रहेगा, फुल्ली फ्लेक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई फ्लैक्शन ऑफ हेड की। ये तो इसमें देखने को मिलता है फ्लैक्शन, फुल्ली फ्लैक्शन देखने को मिलता है। और फर्दर कुछ फ्लैक्शंस और एक्सटेंशन रहते हैं जिसमें भी जिसमें आप देख सकते हैं। तो सेकंड इमेज जो है वो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब ये है कि थोड़ा सा जो है वो बेबी का जो हेड है वो क्या है, पार्शियली ही फ्लैक्स्ड है, यानी कि फुल्ली फ्लैक्स्ड नहीं है, पार्शियली फ्लैक्स्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्शियली फ्लेक्स्ड है, तो पूरा जो है वो चेस्ट की तरफ नहीं जा रहा है, पूरा जो है वो कहाँ तक नहीं जा रहा है, चेस्ट की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे मिलिट्री पोजीशन, ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं मिलिट्री पोजीशन या पार्शियली फ्लेक्स्ड। तीसरी जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंट जा रहा है, यानी कि बेबी का हेड जो है वो पीछे की तरफ, यानी कि हल्का सा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्शियली एक्सटेंशन, पार्शियली एक्सटेंशन है किसका, बेबी का हेड। तो पार्शियली एक्सटेंशन मैनर में है, तो यहाँ पे बेबी का हेड जो क्या जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट रहेगा पीछे की तरफ, और फुल्ली टिल्ट रहता है तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट एक्सटेंशन, जो पीछे की तरफ रहेगा फुल्ली टिल्ट रहेगा, तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, कंप्लीट एक्सटेंशन। लेकिन यहाँ पे हमें मेनली किसको ध्यान रखना है, हमें फ्लेक्शन को ही ध्यान रखना है, तो कंप्लीट फ्लेक्शन को ही ध्यान रखना है, इसलिए आपको फर्स्ट इमेज ही मेनली जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फुल्ली फ्लेक्स्ड कैसा रहेगा, फुल्ली फ्लेक्स्ड टुवर्ड्स चेस्ट रहेगा। इसमें जो डायमीटर मिलेगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में वो मिलेगा 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ, जो यहाँ पे जो फोर्थ हम बात करेंगे कार्डिनल मूवमेंट की। फोर्थ कार्डिनल मूवमेंट क्या है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट देखा, एंगेजमेंट ऑफ द हेड, उसके बाद में हमने बात की डिसेंट ऑफ द हेड की, और थर्ड हमने बात की फ्लैक्शन ऑफ द हेड की। तो फोर्थ जो कार्डिनल मूवमेंट है इसकी हम बात करेंगे इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। इसमें क्या होगा, जो हम चेक करेंगे फीटस का जो हेड है उसका रोटेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टू प्लेस ऑक्सीपिटल रीजन बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरनल रोटेशन की बात करें तो इंटरनल रोटेशन में जो बेबी का हेड है, यानी कि बेबी के डिनोमिनेटर की बात करेंगे, तो बेबी का जो डिनोमिनेटर है, बेबी का जो डिनोमिनेटर आप इमेज में देख सकते हैं, मैं ब्लू लाइनिंग में मेंशन कर रहा हूँ। तो बेबी का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीपुट एरिया या ऑक्सीपिटल रीजन। तो बेबी का जो ऑक्सीपिटल रीजन है वो कहाँ पे आ जाता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में कहाँ पे आ जाता है, बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, ये कौन सा जॉइंट हो गया, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट हो गया। और दोनों तरफ कौन सी बोन्स हो गई, प्यूबिस बोन्स हो गई, दोनों तरफ प्यूबिस बोन, ये बीच में सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। तो इसके पीछे की तरफ जो है वो क्या आ जाएगा, डिसेंड होता हुआ, जैसे जैसे डिसेंड हो रहा है बेबी का हेड, तो वैसे वैसे कहाँ पे आ गया है, वैसे वैसे जाकर के कहाँ पे आ गया है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे की तरफ आ गया है, तो बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। और यहाँ पे जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगी, तो देख सकते हैं आप, तो हमने जब फीटस इन यूट्रो में डिस्कस भी किया था, तो मैंने बोला भी था कि आप जब मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ो तो उससे पहले फीटस इन यूट्रो का लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि जब आप वो देखोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बेबी का जो हेड है वो एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर है। और एंटीरो पोस्टीरियर पोजीशन में मैंने बात की थी, अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस के रीजन की बात हो रही है, अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस के रीजन के बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के रीजन पे अगर ऑक्सीपिटल रीजन रहता है बेबी का हेड का, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन। और अगर सैक्रम की साइड रहता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फीटस का जो डिनोमिनेटर है ऑक्सीपिटल एरिया, वो कहाँ पे है, वो ऑक्सीपुट रीजन जो है वो कहाँ पे है, एंटीरियर साइड में है, यानी कि बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सी पोजीशन यहाँ पे हम बात करेंगे, किस पोजीशन की बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है। तो उसके अलावा और कई फर्दर्स मैंने बात भी की थी कि जब हेड का रोटेशन जो है वो अलग अलग तरीके से मूव रहेगा, तो फीटल पोजीशंस में मैंने बात भी की थी। तो आप जाकर के फीटल पोजीशंस का आप लेक्चर देख सकते हैं, जो कि मैंने फीटस इन यूट्रो में डिस्कस किया था, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि मोस्टली जो है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है आपको कौन सी पोजीशंस देखने को मिलेगी, मोस्टली जो है वो लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर देखने को मिलेगी। सेकंड मोस्ट जो है वो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर देखने को मिलेगी। थर्ड जो मोस्ट कॉमन है वो है राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर देखने को मिलेगी। और फोर्थ कंडीशन जो है वो आपको लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर देखने को मिलेंगी। ये कुछ मेन जो है हमने बात की थी, किसके बारे में, मेन पोजीशंस के बारे में बात की थी, जो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैंने मेंशन की थी। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर की। तो अगर बेबी का हेड पहले लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पे था, तो लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर इसका मतलब कैसा हो गया सर, ये राइट पोजीशन हो गई, ये राइट साइड का व्यू है, ये राइट साइड का पेल्विस हो गया, ये लेफ्ट साइड का पेल्विस हो गया। ठीक है। तो अगर बेबी का हेड लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पे था और अब इंटरनल रोटेशन में वो घूम करके, यानी कि एक रोटेशन अगर करता है और कहाँ पे आता है, बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस आता है, यानी कि ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आता है, तो वो 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करेगा अपने हेड को। कितने डिग्री एंगल पे रोटेट करेगा, 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करेगा। तो ये रोटेशन वगैरह सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी फीटस इन यूट्रो में मैंने डिस्कस किया था। तो वहां पे लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पे रहता है, तो एक बार रोटेट करेगा और कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मोस्टली जो है वो आपको कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी बच्चे की, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर देखने को मिलेगी, जिसमें इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में बेबी का हेड कितना रोटेट होगा, 45 डिग्री इंटरनल रोटेशन होगा, और कहाँ पे आ जाएगा, बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी कि कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आ जाएगा। अब जैसा लेफ्ट में हुआ है वैसा राइट में भी हो सकता है। तो अगर बेबी की पोजीशन राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर थी और अब वो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में अगर 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट होता हुआ और कहाँ पे आ जाए, ये ऑक्सीपुट एरिया तक आ जाए, यानी कि बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस आ जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वापस किस पोजीशन में आ जाएगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस आ जाएगा। तो ये रोटेशन रहते हैं ये रोटेशन कब रहेंगे, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में। तो जैसे जैसे जहां से जिस पोजीशन से घूमेगा वहां से ही रोटेशन रहेंगे। तो यहाँ पे हमने बात भी की थी कि जो लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर और राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर जो है, इसमें जो हेड का रोटेशन है वो कितना रहेगा, 1/8 रहेगा। कितना रहेगा, 1/8 रहेगा, यानी कि 8 पोजीशंस में एक बार रोटेट करेगा, एक बार रोटेशन रहेगा। तो एक बार रोटेशन में कितना रोटेशन रहेगा, 45 डिग्री का एंगल का रोटेशन रहेगा। जबकि राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, इन दोनों में जो रोटेशन है इसकी हमने बात की थी कि मोस्टली जो है वो कितना रोटेशन रहेगा, 3/8, यानी कि कितना घूम करके आएगा, 3 बार रोटेट होकर के आएगा। कहाँ पे आएगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इसको आप फीटस इन यूट्रो में भी समझ सकते हैं, वहां पे भी मैंने फुल्ली इसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, वहां पे भी मैंने मेंशन किया था फीटस इन यूट्रो में, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि हेड का रोटेशन और बॉडी का रोटेशन की मैंने यहाँ पे बात की है। तो हेड का रोटेशन जब होगा तो जितना हेड का रोटेशन हो रहा है उतना बॉडी का रोटेशन एक कम रहेगा। तो जितनी एंटीरियर वाली जो पोजीशन है फीटस की, जैसे कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, इन दोनों में हेड का रोटेशन कितना रहेगा, 45 डिग्री
के एंगल पे रहेगा, यानी कि इसमें हेड का रोटेशन 8 पोजीशन में एक बार ही क्या रहेगा, रोटेट रहेगा, एक रोटेशन ही करेगा, जबकि बॉडी का रोटेशन यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा हेड का बॉडी का रोटेशन। और ट्रांसवर्स में मैंने बात की थी कि अगर बेबी की पोजीशन ट्रांसवर्स में रहती है, चाहे वो लेफ्ट साइड की हो चाहे वो राइट साइड की हो, ऐसे में हेड का रोटेशन वो 2 बार हेड का रोटेशन होगा और बॉडी का रोटेशन एक बार रहेगा, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा। लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, इन दोनों पोजीशंस में मैंने बात की थी कि 135 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, यानी कि 3 बार जो है वो रोटेट करेगा हेड। बेबी का जो हेड है वो कितनी बार रोटेट करेगा, 3 बार रोटेट करेगा। और बॉडी का रोटेशन कितनी बार रहेगा, 90 डिग्री, यानी कि 2 बार रोटेट होगी बॉडी। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, यानी कि अगर सैक्रम की साइड, अगर बेबी का जो डिनोमिनेटर है अगर सैक्रम की साइड आता है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि यहाँ पे हेड का रोटेशन कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बॉडी का रोटेशन कितना रहेगा, इसमें एक कम रहेगा, 135 डिग्री एंगल पे ही रहेगा। तो इसमें जो बॉडी का रोटेशन है वो 3 बार होगा। और ऑक्सीपिटो एंटीरियर में ना तो हेड का रोटेशन होगा, ना ही किसका रोटेशन होगा, बॉडी का रोटेशन रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये रोटेशन समझ में आया होगा आपको, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। तो अगर मोस्टली देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, और सेकंड प्रायोरिटी पे राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, और थर्ड प्रायोरिटी पे हम रखते हैं राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और फोर्थ प्रायोरिटी पे हम रखते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ये मोस्टली जो है हमें प्रायोरिटाइज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें रोटेशन का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के बाद में क्राउनिंग ऑफ द हेड। क्राउनिंग का मतलब क्या है, हेड का विजिबल होना। हेड का क्या होना, विजिबल होना। कहाँ पे हो रहा है ये विजिबल, ये वल्वल आउटलेट पे आपको क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो वहां पे जब हम पीवी एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे तो मदर में जो मदर की जो बर्थ कैनाल है उसमें वल्वा के एरिया पे हम जब चेक करेंगे तो हमें जो है वो बाहर जो है फीटस का हेड जो है वो क्या करेगा, दिखाई देगा। तो जब फीटस का हेड का दिखाई देना, यहाँ पे शो हो रहा है फीटस का हेड, ठीक है, यानी कि पेल्विक आउटलेट में आ चुका है। ये देखिए आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस और सैक्रम, सिम्फाइसिस प्यूबिस और जो मदर की जो कॉकिक्स है, इस कॉकिक्स और सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट बाहर आ चुका है बेबी का हेड। तो बाहर आ चुका है, इसका मतलब आउटलेट में आ चुका है, पेल्विक आउटलेट में आ चुका है। पेल्विक आउटलेट में आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वल्वल एरिया पे हमें शो होगा। तो वल्वल एरिया पे शो होगा तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें फीटस का हेड अगर वल्वल एरिया पे हमें वेजाइना के लेवल पे अगर हमें दिखता है, ठीक है, जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पे जब हमें हेड दिख जाएगा तो इसका मतलब क्या हो चुका है, क्राउनिंग हो चुकी है। क्राउनिंग में क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रेच द वल्वल आउटलेट। जो वल्वल आउटलेट हैं मदर के जो पेल्विक एरिया है, वहाँ पे जो वल्वल आउटलेट है वो क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी। उस स्ट्रेचिंग की वजह से हेड जो है वो धीरे धीरे डिलीवर होना स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगी, शो करेगा फीटस अपने हेड को। तो जब वहाँ पे दिखेगा हेड, और इसी दिखने को ही हम क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हेड जो है वो रेडी है डिलीवर होने के लिए। हेड जो है वो क्या है, रेडी है डिलीवर होने के लिए। तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हेड इज रेडी टू डिलीवर। तो हेड इज रेडी टू डिलीवर, ये टर्मिनोलॉजी किस में यूज की जाती है, तो उसमें आपको टर्मिनोलॉजी वो अलग अलग तरीके से दे देते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है वो क्राउनिंग देखना है कि क्राउनिंग जो है कहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ही आपको क्या करना है, टिक करना है। तो हेड इज रेडी टू डिलीवर, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, क्राउनिंग कह रहे हैं। हेड हमें दिख चुका है बाहर से एक्सटर्नली, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायमीटर हमें देखने को मिलेगा वो बाईपैराइटल डायमीटर देखने को मिलेगा, यानी कि बेबी के हेड की जो दोनों पैराइटल बोन्स हैं उनके बीच का जो डायमीटर होता है वो होता है 9.5 सेंटीमीटर। तो 9.5 सेंटीमीटर बाईपैराइटल डायमीटर आपको देखने को मिल सकता है। तो क्राउनिंग ऑफ हेड आई होप समझ में आया होगा आपको।
उसके बाद में हम बात करते हैं सिक्स्थ एक्सटेंशन ऑफ हेड की। एक्सटेंशन में थोड़ा सा एक्सटेंट रहेगा फीटस का हेड। फीटस का हेड जो है वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा एक्सटेंट, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। तो कितना ऊपर उठा हुआ रहेगा, यहाँ पे जो प्यूबिक आर्च है, प्यूबिक आर्च कौन सी है, जैसे मान लीजिए ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट के पास में यहाँ पे ये क्या है, ये प्यूबिस बोन्स है। तो यहाँ पे जो आर्च बनती है, ये जो आर्च बनती है इसको बोलते हैं प्यूबिक आर्च। इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक आर्च। तो जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं आप, इस इमेज में देखिए, इस इमेज में बेबी के हेड की पीछे की साइड में यहाँ पे जो है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस तरीके से प्यूबिक आर्च आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बेबी का हेड जो है वो प्यूबिक आर्च की तरफ जो है वो एक्सटेंट होता है, थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंट होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द हेड। तो एक्सटेंशन ऑफ द हेड क्या है, द occiput slips beneath the suprapubic arch as the head extends and the nape of the neck is pivoting against the arch। यहाँ पे जो आर्च है, ये जो सुप्राप्यूबिक आर्च है, इसके बीनीथ यहाँ पे ऑक्सीपुट जो डिनोमिनेटर है बेबी के हेड का, वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लिप होता है, थोड़ा सा वहाँ पे बीनीथ नीचे की तरफ जो है वो स्लिप रहेगा। अब स्लिप रहेगा तो यहाँ पे आर्च को या तो टच करेगा या आर्च को टच नहीं करेगा, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा सा रहता है क्योंकि एक्सटेंशन कितना रहेगा, हल्का सा रहेगा, पार्शियली एक्सटेंशन रहेगा, इसलिए हो सकता है कि वो टच भी करे, हो सकता है नहीं भी टच करे। तो वहां पे सुप्राप्यूबिक आर्च की तरफ क्या करेगा, हल्का सा एक्सटेंट होगा, तो हेड क्या रहेगा, थोड़ा सा एक्सटेंट रहेगा। एंड द नैप ऑफ द नेक इज पाइवोटिंग अगेंस्ट द आर्च। यहाँ पे जो नैप ऑफ द नेक है, इस इमेज में आपको देखना है, नैप ऑफ द नेक है वो हल्की सी क्या कर रही है, पाइवोट कर रही है, हल्की सी यहाँ पे हल्का सा आपको जो है बेबी की बॉडी और बेबी के हेड के बीच में यहाँ पे हल्की सी आपको क्या देखने को मिलेगी, एक पाइवोटिंग देखने को मिलेगी। पाइवोटिंग एक लाइक ए डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस कहाँ पे होंगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे की तरफ जो प्यूबिक आर्च होती है, सुप्राप्यूबिक आर्च जिसको हम कहते हैं, इस प्यूबिक आर्च सुप्राप्यूबिक आर्च के लेवल पे होगी। और यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में बेबी के हेड का क्या होगा, हल्का सा एक्सटेंशन होगा, पार्शियली एक्सटेंशन होगा, पार्शियली जो है वो ऑक्सीपुट एरिया स्लिप रहेगा बीनीथ द सुप्राप्यूबिक आर्च। ठीक है, तो बेबी अपना हेड क्या करेगा, हल्का सा पीछे की साइड करेगा। अब देखो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ हेड, आई होप समझ में आया होगा। तो इसमें एक थ्योरी आती है, कपल ऑफ फोर्स ऑफ थ्योरी, ऐसा क्यों हुआ, एक्सटेंशन ऑफ हेड क्यों हुआ, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कपल ऑफ फोर्स ऑफ थ्योरी क्या कहती है, कपल ऑफ फोर्स ऑफ थ्योरी, हेड इज डिलीवर्ड बाय एक्सटेंशन मैकेनिज्म। हेड जो है यहाँ पे डिलीवर रहेगा किसके द्वारा, एक्सटेंशन मैकेनिज्म के द्वारा। और यहाँ पे कौन सी थ्योरी काम करती है, कपल ऑफ फोर्स ऑफ थ्योरी। इसमें दोनों तरफ से क्या करेंगी, दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई होंगे, दोनों तरफ से, यानी कि अपर, यानी कि ऊपर से भी प्रेशर अप्लाई होंगे और नीचे से भी प्रेशर अप्लाई होंगे। ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई होंगे वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा और बियरिंग डाउन एफर्ट जो मदर के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, इसमें जो अपर से यानी कि ऊपर से जो प्रेशर लग रहे हैं, ऊपर से जो प्रेशर लग रहे हैं, वो ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो किस किस की वजह से लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्सेस। यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, डाउनवर्ड फोर्सेस रहेगा ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और बियरिंग डाउन एफर्ट्स की वजह से जो मदर के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो एक तो क्या रहेगा, डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगे जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और बियरिंग डाउन फोर्सेस की वजह से लग रहे हैं। ये क्या हो गया, ये बेबी का हेड हो गया। और यहाँ पे जो अपवर्ड और फॉरवर्ड फोर्सेस लगेंगे वो पेल्विक फ्लोर से लगेंगे। वो कहाँ से लगेंगे, पेल्विक फ्लोर से लगेंगे, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फोर्सेस, इस तरीके से फोर्स लगेगा, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड फोर्सेस। अब देखो दोनों कंडीशन हो रही है साथ साथ, इसलिए इसको क्या बोला है, कपल ऑफ फोर्स ऑफ थ्योरी।
तो यहाँ पे ऊपर से भी क्या हो रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, नीचे से भी फोर्स लग रहा है। नीचे से तो पेल्विक डायाफ्राम का फोर्स लग रहा है, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और बियरिंग डाउन एफर्ट्स के फोर्स लग रहे हैं। तो ऐसे में होगा क्या, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर न्यूट्रलाइज। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज की कंडीशन बनेगी। और जब न्यूट्रलाइज की कंडीशन बनेगी तो जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे फोर्स, तो ऐसी कंडीशन में बेबी का हेड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, बेबी का हेड एक्सटेंशन मैकेनिज्म में आ जाएगा और फॉरवर्ड दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा, फॉरवर्ड दिखाई देगा। सो फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द हेड ऑफ द बेबी, बेबी का हेड जो है वो हल्का सा फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे की तरफ दिखाई देगा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन मैकेनिज्म। यहाँ पे जो इस इमेज में आपको देखना है क्या होगा एक्सटेंशन मैकेनिज्म में, जैसे ही डाउनवर्ड फोर्सेस लगे ऊपर से और नीचे से जो फोर्स लगे हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको कपल ऑफ फोर्स ऑफ थ्योरी में, डाउनवर्ड जो फोर्स लगे हैं और जो नीचे से फोर्स लगे हैं, वो दोनों फोर्स क्या हो चुके हैं, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। और न्यूट्रलाइज होने की वजह से बेबी का जो हेड है वो फॉरवर्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे बेबी के हेड का जो है फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है। अब बेबी के हेड का फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है तो आप देख सकते हैं, तो बेबी का हेड जो है वो हल्का सा पीछे की साइड में क्या है, टिल्ट है, यानी कि पार्शियली एक्सटेंशन हुआ है बेबी के हेड का, जो कहाँ पे हो रहा है, जो बीनीथ द सुप्राप्यूबिक आर्च। तो यहाँ पे फेस जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, फेस जो है, फेस कहाँ आ जाएगा, इन फ्रंट। फेस जो है वो सामने की तरफ दिखाई देगा, किसका, बेबी के हेड का। बेबी का जो फेस है, बेबी का जो फेस है वो कहाँ पे दिखाई देगा हमें, इन फ्रंट, सामने की तरफ। बेबी का जो ऑक्सीपिटल रीजन है, ये देखिए पीछे की साइड में जो बेबी का जो ऑक्सीपिटल रीजन है, ये जो बेबी का ऑक्सीपिटल रीजन है, बेबी का जो ऑक्सीपिटल रीजन है, ये ऑक्सीपिटल रीजन कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, टूवर्ड्स द जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द मदर। ये कहाँ पे ये कहाँ पे चला जाएगा, ये किसकी तरफ चला जाएगा, मदर के जो जेनाइटल्स हैं उसकी तरफ दिखाई देगा। और इसके बेबी के जो ईयर्स हैं, बेबी के जो कान हैं, वो मदर की थाइस के टूवर्ड्स रहेंगे, मदर की थाइस के टूवर्ड्स रहेंगे, दोनों थाइस की टूवर्ड्स रहेंगे। ठीक है, तो जो राइट साइड का बेबी का जो ईयर है वो राइट साइड की थाई की तरफ रहेगा, मदर की जो राइट साइड की थाई है उसकी तरफ रहेगा, और लेफ्ट साइड का ईयर जो है वो लेफ्ट साइड की थाई की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है कि फेस जो है वो एक्सटेंशन मैकेनिज्म के अंदर जो है, एक्सटेंशन ऑफ द हेड में मोस्टली फेस जो है वो कैसा देखने को मिलेगा, फेस जो है आपको इन फ्रंट, ऑक्सीपिटल रीजन कहाँ देखने को मिलेगा, टूवर्ड्स द जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द मदर, जेनाइटल जो मदर के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी तरफ देखने को मिलेगा। और जो ईयर हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे, टूवर्ड्स द थाई, थाई की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड ड्रॉप्स डाउन टूवर्ड्स एनस। उसके बाद ये प्रोसेस तो हो गई, इस प्रोसेस के बाद में इमीडिएटली होगा क्या, जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई है तो उसके बाद में बेबी की डिलीवरी होते ही बेबी का जो हेड है वो कहाँ पे जाएगा, ड्रॉप डाउन होगा, और ड्रॉप डाउन होकर के कहाँ पे आ जाएगा, एनस की साइड आ जाएगा, मदर की एनस की साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे जब एनस की साइड आएगा तो बेबी का जो हेड है, बेबी का जो हेड है वो कहाँ पे आ चुका है, डिलीवरी के बाद में ड्रॉप डाउन हो चुका है। ड्रॉप डाउन होने के बाद में जो बेबी के जो फेस एरिया है वो कहाँ पे आ जाएगा, एनस की साइड आ जाएगा। बेबी का जो ऑक्सीपिटल रीजन है यानी कि डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो जेनाइटल्स यानी कि मदर के जो जेनाइटल्स है उसकी तरफ आ जाएंगे। और जो बेबी का जो ईयर, बेबी के जो दोनों ईयर्स रहेंगे वो टूवर्ड्स थाइस की तरफ रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये एक्सटेंशन मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी, एक्सटेंशन ऑफ हेड कैसे हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड रेस्टिट्यूशन की। तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड और रेस्टिट्यूशन क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।